वे उस व्यक्ति का सम्मान करते हैं जो ऐसे स्तर पर काम करता हुआ प्रतीत होता है जहां तक वे पूरी तरह से पहुंच नहीं सकते। वह व्यक्ति जो अराजकता के बीच भी शांत रहता है, जो तब धैर्यवान होता है जब बाकी सभी आवेगी होते हैं, जो एक ऐसा खेल खेलता हुआ प्रतीत होता है जिसे कोई और पूरी तरह से देख भी नहीं सकता, उसे हराना तो दूर की बात है। मैकियावेली ने इसे परिस्थिति पर शांत नियंत्रण कहा था। परिणामों को शोर से नहीं बल्कि रणनीति से, और प्रतिक्रिया से नहीं बल्कि अपनी सही स्थिति से आकार देने की क्षमता। और जो लोग इसमें महारत हासिल कर लेते हैं, चाहे वह आंशिक रूप से ही क्यों न होवे, उस चीज का अनुभव करते हैं जो ज्यादातर लोग कभी नहीं कर पाते। उनके दुश्मन उनके इर्द गिर्द अपनी रणनीतियों को बदलने लगते हैं, इसलिए नहीं कि उन्होंने इसकी मांग की थी, इसलिए नहीं कि उन्होंने इसके लिए लड़ाई लड़ी थी, बल्कि उनके हाव भाव में कुछ ऐसा होता है जो आक्रामकता को एक घाटे का सौदा बना देता है। आज हम मैकियावेली की सोच से 7 रणनीतिक बदलावों के बारे में जानेंगे जो चुपचाप इस बात को बदल देंगे कि आपके आसपास के लोग, जिनमें आपके विरोधी भी शामिल हैं, आपको कैसे देखते हैं, आपके सामने खुद को कैसे प्रस्तुत करते हैं और अंततः आपके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। ये कोई चालबाजी नहीं है, ये कोई दिमागी खेल नहीं है, ये वास्तविक मानव मनोविज्ञान पर आधारित ठोस ढांचे हैं। और इनमें से हर एक वह चीज है जिसे आप तुरंत लागू करना शुरू कर सकते हैं। इन 7 बिंदुओं के अंत तक मेरे साथ बने रहें, क्योंकि ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और जब तक हम अंत तक पहुंचेंगे आप पूरी तस्वीर देख पाएंगे कि सच्ची मनोवैज्ञानिक शक्ति वास्तव में कैसी दिखती है और क्यों ज्यादातर लोग कभी वहां तक नहीं पहुंचे पाते। अब मैं चाहता हूं कि आप इस प्रतिज्ञान को टिप्पणियों में लिखें। मैं इस खेल को नियंत्रित करता हूं। आइए इसे गहराई से समझते हैं। पहला नियम, अपनी बातचीत के दायरे को नियंत्रित करें। हर बातचीत एक निश्चित दायरे के अंदर होती है। यह दायरा वह अदृश्य आधार है जो कही जा रही बातों की सतह के नीचे छिपा होता है। यह वह अनकही कहानी है जो यह तय करती है कि उस बातचीत के अंदर मौजूद हर चीज का क्या मतलब निकाला जाएगा, कौन सही है, किसे स्पष्टीकरण देना है, खुद को साबित करने का बोझ किस पर है। पहला शब्द बोले जाने से पहले ही यह दायरा तय हो जाता है, और जो कोई भी इसे तय करता है वह आगे आने वाली पूरी बातचीत को नियंत्रित करता है। ज्यादातर लोग बिना इसे समझे ही विवादों में उलझ जाते हैं। वे सिर्फ उसी बात का जवाब देते हैं जो ऊपर से कही जा रही है। वे अपना बचाव करते हैं, वे बहस करते हैं, वे अपनी बात साबित करने की कोशिश करते हैं, और यह सब वे इस बात पर ध्यान दिए बिना करते हैं कि उन्होंने पहले ही एक ऐसे आधार को स्वीकार कर लिया है जो उन्हें नुकसान में डालता है। वे किसी और के बनाए दायरे के अंदर खेल रहे होते हैं, और यही कारण है कि वे चाहे कितनी भी अच्छी बहस कर लें, उन्हें हमेशा ऐसा लगता है जैसे वे अपनी पकड़ खो रहे हैं। कल्पना करें कि कोई सार्वजनिक रूप से उन लोगों के सामने आपके फैसले पर सवाल उठाता है जिनकी राय आपके लिए मायने रखती है। यह सवाल ऊपर से तो वाजिब लगता है, लेकिन इसके नीचे एक दायरा छिपा है, और वह दायरा यह कहता है कि आपके फैसले पर संदेह किया जा रहा है। जैसे ही आप अपना बचाव करने के लिए आगे बढ़ते हैं, आप उस दायरे को स्वीकार कर लेते हैं। आपने अपना बचाव करके ही इस बात पर सहमति दे दी है कि उनका वह आधार सही है। अब आप केवल एक सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, आप उनके द्वारा रची गई एक वास्तविकता के अंदर काम कर रहे हैं, और अब सारा रणनीतिक फायदा उनके पास है। यह एक सबसे आम तरीका है जो दिखाता है कि लोग सामाजिक और व्यक्तिगत विवादों में अपनी शक्ति कैसे खो देते हैं। यह शायद ही कभी इस बारे में होता है कि कौन बेहतर बहस करता है। यह लगभग हमेशा इस बारे में होता है कि कौन किसकी वास्तविकता के अंदर काम कर रहा है। मैकियावेली इस बात को पूरी स्पष्टता के साथ समझते थे। उन्होंने लिखा था कि एक रणनीतिक रूप से जागरूक नेता कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति को विवाद की शर्तें तय करने की अनुमति नहीं देता, क्योंकि शर्तें कभी भी तटस्थ नहीं होती, वे उसी का पक्ष लेती हैं जिसने उन्हें तय किया है। जिस क्षण आप किसी और की कहानी के अंदर प्रतिक्रिया देते हैं, आप जवाब में एक भी शब्द कहने से पहले ही कुछ बहुत बड़ा खो चुके होते हैं। उनके बनाए दायरे के अंदर प्रतिक्रिया देना बंद करें।
अपना खुद का दायरा बनाना और उसे बनाए रखना शुरू करें। इसका मतलब यह नहीं है कि जो कहा जा रहा है उसे अनसुना कर दिया जाए। इसका मतलब है एक बिल्कुल अलग आधार से जवाब देना, एक ऐसा आधार जिसे आप नियंत्रित करते हैं। जिस चीज पर उन्होंने सवाल उठाया है उसका बचाव करने के बजाय आप इस स्थिति से बात करें कि उनका सवाल उतना महत्व नहीं रखता जितना वे समझते हैं। आप दिशा बदलें, आप ढांचे को फिर से बनाएं, आप एक ऐसी वास्तविकता से बात करें जहां उनकी कहानी का वह अधिकार नहीं है जो वे मानते हैं। इतिहास के सबसे प्रभावशाली वक्ताओं ने हमेशा स्वाभाविक रूप से ऐसा ही किया है। जब किसी ने उन्हें ऐसे दायरे में धकेलने की कोशिश की जिसे उन्होंने नहीं चुना था, तो उन्होंने उसके अंदर रहकर बहस नहीं की। उन्होंने उस आधार को खारिज कर दिया और उसे एक बहुत मजबूत आधार से बदल दिया। उन्होंने बस उसके अंदर काम करने से इनकार करके उस मूल दायरे को बहुत छोटा साबित कर दिया। आपके अपने जीवन में इसका मतलब है उन लोगों को अपने फैसलों के बारे में ज्यादा सफाई देने से इनकार करना जो वास्तव में आपको समझना ही नहीं चाहते। इसका मतलब है तब पीछे न हटना जब कोई यह जताने की कोशिश करे कि आपको खुद को सही साबित करने की जरूरत है। इसका मतलब है किसी उकसावे वाली बातचीत में फंसने के बजाय उसे एक उच्च स्तर की ओर मोड़ देना। इसका मतलब है बचाव की मुद्रा में आने के बजाय अपने शांत और स्थिर अधिकार की स्थिति से पूरे आत्मविश्वास के साथ जवाब देना। किसी भी उकसावे का जवाब देने से पहले रुकें और खुद से पूछें, क्या मैं किसी और के बनाए दायरे के अंदर कदम रखने जा रहा हूं? यदि हां, तो इसके बजाय अपनी वास्तविकता से जवाब देने का कोई रास्ता खोजें। जब लोगों को यह महसूस होता है कि उनके बनाए दायरे आपको फंसा नहीं सकते, कि आप हमेशा एक अधिक स्थिर और जमीन से जुड़े स्थान से काम करते हैं, तो वे अपना नजरिया बदलने लगते हैं। जिन मनोवैज्ञानिक हथकंडों के भरोसे वे बैठे थे वे वहां काम नहीं आते, और केवल उनकी यह अनुपस्थिति ही उनके आपके पास आने के तरीके को बदल देती है। इस प्रतिज्ञान को टिप्पणियों में लिखें, मेरा दायरा मेरे नियम। दूसरा नियम, रणनीतिक उदासीनता का उपयोग करें। यह वह सिद्धांत है जिसे ज्यादातर लोग बौद्धिक रूप से समझते तो हैं, लेकिन शायद ही कोई वास्तव में इसका अभ्यास करता है। और इसे समझने और इसे करने के बीच कि यह खाई ही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग अपनी शक्ति खो देते हैं। हर बार जब कोई दुश्मन आपको उकसाता है और आप प्रतिक्रिया देते हैं, चाहे वह गुस्से से हो, बचाव से हो, साफ दिखने वाली हताशा से हो, या यहां तक कि उस तरह की जबरदस्ती की शांति से हो जिसके पीछे का सच हर कोई देख सकता है, तो आप उन्हें वही दे रहे होते हैं जिसके लिए वे आए थे। आप यह पक्का कर देते हैं कि उनके पास आपको नियंत्रित करने वाली चाबी है। आप उन्हें दिखाते हैं कि कौन सी कमजोर नस दबाने से क्या परिणाम मिलता है, और उस क्षण से आगे उनके पास आपके ऊपर एक वास्तविक और काम आने वाला फायदा होता है। सोचिए कि उन पलों में आपकी प्रतिक्रिया असल में क्या संदेश देती है। यह कहती है कि इस व्यक्ति का मुंह पर इतना अधिकार है कि यह मेरी भावनाओं को बदल सकता है। यह कोई छोटी बात नहीं है जो आप उन्हें सौंप रहे हैं। यह अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के उस एक पल के बदले में आजादी से सौंपा गया आपका रणनीतिक नियंत्रण है जो अंत में कुछ नहीं बदलता। मैकियावेली ने राजनीतिक, सैन्य और सामाजिक गतिशीलता में इस पैटर्न को करीब से देखा और एक स्पष्ट निष्कर्ष पर पहुंचे। छोटी मोटी उकसावे वाली बातों पर स्पष्ट प्रतिक्रिया देना एक ऐसा सबसे आम तरीका है जिससे शक्तिशाली लोग अपनी ही स्थिति को कमजोर कर लेते हैं। इसलिए नहीं कि उनकी प्रतिक्रिया भावनात्मक रूप से गलत है, बल्कि इसलिए क्योंकि यह संकेत देती है कि उकसाने वाले ने सफलतापूर्वक उनकी कमजोरी ढूंढ ली है, और एक बार वह कमजोरी मिल जाने के बाद उसका बार बार इस्तेमाल किया जाएगा। अब आपको यहां एक फर्क तुहुना समाना कंट्रीएस्टियस मनी सरकीस टराशकी समझने की जरूरत है, क्योंकि यहीं पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं। रणनीतिक उदासीनता दबा हुआ गुस्सा नहीं है, यह सजा के तौर पर दी जाने वाली खामोशी भी नहीं है, यह शांति का मुखौटा पहने हुए कोई नाराजगी नहीं है। ये सभी चीजें अभी भी भावनात्मक प्रतिक्रियाएं ही हैं। ये अभी भी यही संदेश देती हैं कि आपके दिल पर कुछ लगा है। रणनीतिक उदासीनता मूल रूप से कुछ और ही है।
यह अपना ध्यान वास्तव में उस चीज की ओर मोड़ने का एक सच्चा तरीका है जो आपके लिए सही मायने में अहमियत रखती है, ताकि वह उकसावा इतना महत्वपूर्ण ही न लगे कि वह आपका ध्यान खींच सके। जब आप वास्तव में उदासीन होते हैं, इसका दिखावा नहीं करते, बल्कि असल में एक ऐसी जगह रहते हैं जहां अधिक महत्वपूर्ण चीजें आपका ध्यान मांगती हैं, तो इसका प्रभाव दूसरे व्यक्ति को विचलित कर देने वाला होता है। उन्होंने कुछ फेंका और बदले में कुछ वापस नहीं आया। उन्होंने किसी चीज पर जोर लगाया और वहां से कोई धक्का वापस नहीं मिला। उन्हें टकराव की उम्मीद थी और उन्हें सिर्फ हवा मिली। प्रतिक्रिया की यह कमी कोई छोटी बात नहीं है। यह अपने आप में एक कड़ा संदेश है। यह कहता है कि तुम मेरी चिंता के स्तर पर नहीं हो, और शब्दों के बजाय व्यवहार के माध्यम से लगातार दिया गया। यह संदेश उन सबसे शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक चीजों में से एक है जो एक व्यक्ति दूसरे को बता सकता है। इसका एक सामाजिक पहलू भी है जिसे अनदेखा करना बहुत आसान है। जब आप हर हमले का जवाब दुश्मनी से देते हैं, तो आप हमलावर का कद बढ़ा देते हैं। आप उन्हें सबकी नजरों में ले आते हैं। आप देखने वाले हर व्यक्ति को यह संकेत देते हैं कि वे इतने महत्वपूर्ण हैं कि आपकी पूरी भावनात्मक प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकें। लेकिन जब आप स्पष्ट रूप से बेफिक्र होते हैं, जब आप पूरे ध्यान और उद्देश्य के साथ अपनी दिशा में आगे बढ़ते रहते हैं, तो जो लोग देख रहे होते हैं वे एक बिल्कुल अलग निष्कर्ष निकालते हैं। वे एक ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जिसके पास करने के लिए कुछ ज्यादा महत्वपूर्ण काम है, कोई ऐसा जो मौजूदा विवाद से कहीं ऊंचे स्तर पर काम कर रहा है। और यह नजरिया चुपचाप आपके अधिकार को इस तरह बढ़ाता है जैसा लड़कर जवाब देना कभी नहीं कर सकता। यहां अनुशासन बहुत जरूरी है। उस पल में खामोश रहना और ध्यान हटाना हारने जैसा लगता है। आपकी अंतरात्मा कहती है, जवाब दो, बचाव करो, पलटवार करो। उस प्रवृत्ति पर काबू पाने के लिए इस बात की स्पष्ट समझ होना जरूरी है कि आप वास्तव में किस चीज की रक्षा कर रहे हैं। अल्पावधि में अपने अभिमान की नहीं, बल्कि लंबी अवधि में अपनी शक्ति की। हर बार जब भी आपको प्रतिक्रिया देने की इच्छा हो, तो ये सवाल पूछें, क्या यहां जवाब देने से मैं अधिक शक्तिशाली बनूंगा या कम? क्या यह मुझे मेरे लक्ष्यों की ओर ले जाता है या मुझे एक ऐसी लड़ाई में फंसाए रखता है जिससे केवल उन्हें फायदा होता है? ज्यादातर समय इसका ईमानदार जवाब आपको ठीक ठीक बता देगा कि आपको क्या करना है। मैं चाहता हूं कि आप इस प्रतिज्ञान को टिप्पणियों में लिखें। बेफिक्र और न रुकने वाला इंसान हूं मैं। तीसरा नियम, लोगों को अपना असली चेहरा दिखाने दें। सबसे आम और सबसे महंगी गलती जो लोग तब करते हैं जब उन्हें किसी दुश्मन का आभास होता है, वह यह है कि पूरी तस्वीर देखने से पहले ही वे कोई कदम उठा लेते हैं। यह प्रवृत्ति पूरी तरह से समझ में आने वाली है। आपको लगता है कि कोई आपके खिलाफ काम कर रहा है। आपको खतरे का एहसास होता है और आपकी स्वाभाविक इच्छा होती है कि कुछ किया जाए, सामना किया जाए, उन्हें बेनकाब किया जाए और उनके कुछ भी करने से पहले ही अपना दांव चल दिया जाए। इंतजार करना निष्क्रियता जैसा लगता है। इंतजार करना ऐसा लगता है जैसे उन्हें कुछ करके बच निकलने दिया जा रहा है। इसलिए लोग बहुत जल्दी सामना कर लेते हैं और ऐसा करने में वे व्यक्तिगत रणनीति में सबसे आम गलतियों में से एक कर बैठते हैं। जब आप यह पूरी तरह से समझे बिना कि आप किससे निपट रहे हैं किसी का सामना करते हैं, तो तुरंत दो चीजें होती हैं। पहली, आप अपने पत्ते खोल देते हैं। आप उन्हें ठीक ठीक बता देते हैं कि आप क्या जानते हैं, आपको किस बात का बुरा लगा है और आपका सारा ध्यान कहाँ केंद्रित है। उनकी रणनीति पूरी तरह से सामने आने से पहले ही आप उन्हें अपनी भावनात्मक प्रतिक्रिया देखने देते हैं, और जैसे ही वे यह देखते हैं वे खुद को उसके अनुसार ढाल लेते हैं। वे शांत हो जाते हैं, वे अधिक सावधान हो जाते हैं। वे जो कुछ भी कर रहे थे अब उसे और भी चतुराई से करते हैं, क्योंकि आपने अभी अभी उन्हें बता दिया है कि आप उन पर नजर रख रहे हैं। दूसरी, आप जानकारी का वह फायदा खो देते हैं जो कोई भी कदम उठाने से पहले आपके पास था। आप कुछ ऐसा जानते थे जो उन्हें नहीं पता था कि आप जानते हैं। जानकारी का वह असंतुलन बहुत मूल्यवान था।
जिस पल आप उनका सामना करते हैं, आप हताशा व्यक्त करने के एक पल के लिए उस फायदे का सौदा कर लेते हैं जो शायद ही कभी आपको वह परिणाम देता है जिसकी आप उम्मीद कर रहे थे। मैकियावेली धैर्य को सक्रिय बुद्धिमत्ता का एक रूप मानते थे, निष्क्रियता का नहीं, बल्कि जानबूझकर एक ऐसा दायरा बनाने का जिसमें आपका विरोधी यह जाने बिना कि उस पर नजर रखी जा रही है, अपना असली चेहरा दिखाता रहे। उन्होंने लिखा था कि कैसे एक बुद्धिमान रणनीतिकार कभी भी अधूरी जानकारी पर कोई कदम नहीं उठाता जब धैर्य रखने से उसे बिना किसी अतिरिक्त कीमत के पूरी जानकारी मिल सकती है। और यही कारण है कि इन स्थितियों में धैर्य इतनी अच्छी तरह से काम करता है। लोग अनिश्चित काल तक अपना वह नपातुला दिखावा नहीं बनाए रख सकते। जब दबाव खत्म हो जाता है, जब उन्हें लगता है कि उन पर करीब से नजर नहीं रखी जा रही है, तो वे वापस अपने स्वाभाविक व्यवहार में लौट आते हैं। जो व्यक्ति आपके खिलाफ काम कर रहा है, वह कंप्लीयत के बाद उनकी मंत्री केसी अंततः अपनी हदें पार कर जाएगा। वे बहुत ज्यादा दुस्साहस दिखाएंगे, किसी गलत इंसान से कुछ ज्यादा ही कह देंगे या कोई ऐसा काम करके अपनी रणनीति उजागर कर देंगे जिसे छुपा कर रखा जाना चाहिए था। लेकिन वे ऐसा तभी करेंगे जब आप उन्हें ऐसा करने की जगह देंगे। इसके लिए एक खास तरह के अनुशासन की जरूरत होती है। बाहर से के कुछ नहीं बदला है। आप वहां मौजूद हैं, शांत हैं और आपको कोई पढ़ नहीं सकता। आप उस व्यक्ति से बच नहीं रहे हैं। आप उनके आसपास स्पष्ट रूप से तनाव में नहीं हैं। आप बस तटस्थ हैं, जो वास्तव में एक बहुत ही सक्रिय मुद्रा है, क्योंकि तटस्थ होने का मतलब है कि आप किसी भी दिशा में अपना झुकाव नहीं दिखा रहे हैं। अंदर ही अंदर आप जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। आप उनके व्यवहार के तरीके को देख रहे हैं। आप यह ध्यान दे रहे हैं कि जब उन्हें बचाव की जरूरत होती है तो वे किसके साथ खड़े होते हैं। जब उन्हें लगता है कि उन्हें कोई नहीं देख रहा है, तब वे क्या कहते हैं। अलग अलग तरह के दबाव में उनका व्यवहार कैसे बदलता है, यह सब एक खुफिया जानकारी है। और जब आप प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हैं और निरीक्षण करना शुरू कर देते हैं, तो यह तेजी से जमा होने लगती है। इसका परिणाम यह होता है कि जानकारी का एक ऐसा असंतुलन पैदा होता है जिसे आप जितनी देर तक बनाए रखते हैं, वह जमाना है आपके पक्ष में उतना ही अधिक बढ़ता जाता है। आप उनकी रणनीति और उनकी कमजोरियों के बारे में ऐसी चीजें जानते हैं जो उन्हें नहीं पता कि आप जानते हैं। और जब काम करने का सही समय आता है, और वह हमेशा आता है, तो आप अनुमान और भावनाओं के बजाय पूरी सटीकता और पूर्ण ज्ञान के साथ काम करते हैं। जो व्यक्ति कम बोलता है और ज्यादा ध्यान देता है, वह हमेशा सबसे ज्यादा शोर मचाने वाले व्यक्ति की तुलना में वहां के माहौल को बेहतर समझता है। उन्हें अपनी चाल चलने दें, उन्हें बोलने दें, उन्हें इस विश्वास के साथ काम करने दें कि अभी तक उन्हें किसी ने नहीं देखा है। वास्तव में वे जो कर रहे हैं वह खुद के ही खिलाफ सबूत तैयार करना है। आपको बस इतना करना है कि उसके पूरा होने का इंतजार करें। अब मैं चाहता हूं कि आप इस प्रतिज्ञान को टिप्पणियों में लिखें। मैं देखता हूं, मैं जीतता हूं। चौथा नियम, एक ऐसा शिकार बने जिसे निशाना बनाना मुश्किल हो। विरोधी अपना शिकार यूं ही नहीं चुनते, वे स्वभाव से अवसरवादी होते हैं। वे उस रास्ते की तलाश करते हैं जहां सबसे कम विरोध का सामना करना पड़े। वह व्यक्ति जिसकी कमजोरियां सबसे ज्यादा साफ दिखाई देती हों, जिसकी प्रतिक्रिया का पहले से अनुमान लगाया जा सके और जिसकी खामियों तक आसानी से पहुंचा जा सके। और जब उन्हें वे चीजें मिल जाती हैं तो वे उनका उपयोग करते हैं। यह कोई नकारात्मक सोच नहीं है। मनोवैज्ञानिक स्तर पर विवाद इसी तरह काम करता है। सोचिए कि प्राकृतिक दुनिया में यह कैसे काम करता है। एक शिकारी कभी भी झुंड के सबसे मजबूत सदस्य को अपना शिकार नहीं बनाता। वह किनारों पर चक्कर लगाता है, वह इंतजार करता है, वह उसे खोजता है जो संघर्ष कर रहा है, अकेला है और कमजोरी के संकेत दे रहा है, क्योंकि कम मेहनत में शिकार करना उसके लिए मायने रखता है। किसी ऐसे जीव पर हमला करना जो अच्छे से पलटवार कर सकता है, शिकारी को बहुत भारी पड़ सकता है। किसी ऐसे जीव पर हमला करना जिसे अपनी ही ताकत का अंदाजा न हो, बहुत आसान होता है। जो लोग आपको नीचा दिखाना चाहते हैं, वे बिल्कुल इसी तर्क के साथ काम करते हैं। वे वह खोजते हैं जो आसान है। और यदि आप खुद को एक ऐसा शिकार बनाना चाहते हैं जो उनके लिए बिल्कुल भी आकर्षक न हो,
तो आपको यह समझना होगा कि वर्तमान में कौन सी चीज आपको आसानी से पढ़े जाने लायक बनाती है और उसे जानबूझकर बदलना होगा। वह व्यक्ति जो बहुत आसानी से विचलित हो जाता है, जिसे बहुत आसानी से पढ़ा जा सकता है और जिसे बहुत आसानी से उकसाया जा सकता है, वह केवल अपने इसी पूर्वानुमानित व्यवहार के कारण एक शिकार बन जाता है। आसानी से अनुमान लगा पाना केवल एक व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है, यह एक रणनीतिक कमजोरी है, क्योंकि एक बार जब कोई मजबूती से यह अनुमान लगा सकता है कि आप किसी दी गई बात पर कैसी प्रतिक्रिया देंगे, तो वे ऐसी परिस्थितियां गढ़ सकते हैं जो बिल्कुल वही प्रतिक्रिया पैदा करें और फिर वे उसे आपके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक ऐसा शिकार बनने का क्या मतलब है जिसे निशाना बनाना मुश्किल हो? इसका पहला पहलू इस बारे में है कि आप सार्वजनिक रूप से क्या दिखाते हैं। ज्यादातर लोग इस बारे में बहुत खुले होते हैं कि उन्हें क्या परेशान करता है, उन्हें किस बात से डर लगता है, क्या उन्हें असुरक्षित महसूस कराता है और कौन सी चीज उन्हें पक्का भड़का देगी। उनमें से हर एक खुलासा एक नक्शे के टुकड़े जैसा है, एक ऐसा नक्शा जो बताता है कि आप तक कैसे पहुंचा जाए। आप उस नक्शे का जितना बड़ा हिस्सा दूसरों को देंगे, आपकी स्थिति उतनी ही अधिक कमजोर हो जाएगी। यहां बदलाव का मतलब पूरी तरह से बंद या कठोर हो जाना नहीं है। इसका मतलब है कि आप क्या और किसके साथ साझा करते हैं, इसे लेकर बहुत सतर्क रहना। आपकी कमजोरियां कोई राज नहीं है, लेकिन उनका प्रदर्शन करने की भी जरूरत नहीं है। कुशल वार्ताकार कभी भी उस सीमा को उजागर नहीं करते जिसे वे स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। कुशल रणनीतिकार कभी भी उस रेखा को उजागर नहीं करते जिसे वे पार नहीं कर सकते। आप भी उसी अनुशासन के साथ काम कर सकते हैं, यह छिपाए बिना कि आप कौन हैं, बल्कि उन विशिष्ट कमजोरियों की रक्षा करके जिन्हें आपके खिलाफ हथियार बनाया जा सकता है। इसका दूसरा पहलू आपकी दिखने वाली प्रतिक्रियाओं के बारे में है। यहां तक कि जब कोई चीज सच में आपको अंदर से प्रभावित करती है, तब भी आपके आंतरिक अनुभव और आपके बाहरी प्रदर्शन के बीच का अंतर रणनीतिक शक्ति का एक रूप है जिसे ज्यादातर लोग कभी विकसित नहीं कर पाते। जब आप किसी चीज को सार्वजनिक रूप से बताए बिना उसे निजी तौर पर महसूस कर सकते हैं, तो आप उस सबसे भरोसेमंद उपकरण को हटा देते हैं जिसका विरोधी इस्तेमाल करते हैं, और वह है उनके हमले को सही निशाने पर लगते हुए देखने की संतुष्टि। जब कोई आप पर कोई चाल आजमाता है और उसका कोई परिणाम नहीं दिखता, कोई बचाव नहीं, कोई गुस्सा नहीं, कोई स्पष्ट घबराहट नहीं, तो वे अनिश्चितता में पड़ जाते हैं। उन्हें नहीं पता होता कि क्या वह चाल विफल हो गई, क्या आप इसके लिए तैयार थे, या फिर आपको उस तरह से हिलाया ही नहीं जा सकता। और अनिश्चितता एक बहुत शक्तिशाली बाधा है। यह लगातार दबाव डालते रहने की कीमत को अप्रत्याशित बना देती है। इसका तीसरा पहलू वह है जो आप अपनी उपस्थिति के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। यह अपनी ताकत का दिखावा करने के बारे में नहीं है, यह एक सच्ची आंतरिक स्थिरता विकसित करने के बारे में है जो स्वाभाविक रूप से आपके व्यवहार दुनिया में आपके आगे बढ़ने की गति, आपकी शांति की गहराई और आपके हाव भाव की गंभीरता के माध्यम से खुद को व्यक्त करती है। ये चीजें वह संदेश देती हैं जो शब्द नहीं दे सकते, कि यहां एक ऐसी मजबूत नींव है जो आसानी से नहीं टूटेगी। जब विरोधी उस गुण को महसूस करते हैं, और वे इसे महसूस करते हैं, भले ही वे इसे कोई नाम न दे सकें, तो वे अपनी चालों का फिर से आकलन करते हैं। वे किसी ऐसे व्यक्ति से टकराने की मेहनत की तुलना अपनी ऊर्जा को किसी आसान जगह पर मोड़ने के विकल्प से करते हैं जो वास्तव में स्थिर और शांत दिखता है। और ज्यादातर मामलों में वे आसान विकल्प चुनते हैं, इसीलिए नहीं कि वे अभी आपका सम्मान करने लगे हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि आप उनके लिए वह मुसीबत मोल लेने लायक नहीं रह जाते। यही सुरक्षा की शुरुआत है, और सुरक्षा से वह आत्मविश्वास आता है जो अंततः सच्चे सम्मान की शुरुआत बन जाता है। इस प्रतिज्ञान को टिप्पणियों में लिखें, मैं अडिग हूं। 5वां नियम प्रतिक्रिया देने से हटकर सही स्थिति बनाने की ओर बढ़ें। ज्यादातर लोग हमेशा सिर्फ प्रतिक्रिया देने वाली स्थिति में जीते हैं। कुछ होता है और वे उसका जवाब देते हैं, कोई कुछ करता है और वे उसका पलटवार करते हैं। कोई स्थिति पैदा होती है
और वे उसी पल उससे निपटते हैं। वे हमेशा एक कदम पीछे होते हैं, हमेशा बराबरी करने की कोशिश करते हैं, हमेशा किसी ऐसे काम का जवाब देते हैं जो किसी और ने शुरू किया था। और क्योंकि वे हमेशा केवल प्रतिक्रिया देते हैं, वे हमेशा उन्हीं पुरानी लड़ाइयों को लड़ रहे होते हैं, क्योंकि वे वास्तव में खेल के मोहरों को कभी आगे नहीं बढ़ा रहे होते। मैकियावेली ने अपने सबसे प्रसिद्ध विचारों में से एक के माध्यम से सीधे इस पर बात की थी। उन्होंने परिस्थितियों की ताकत की तुलना बाढ़ वाली नदी से की। जब कोई नदी उफान पर होती है तो जिस व्यक्ति ने कोई बचाव या तैयारी नहीं की होती वह पूरी तरह से बह जाता है, लेकिन जिस व्यक्ति ने पहले से ही नहरें, किनारे और दीवारें बना ली थीं, वह तैयार करता है कि पानी किधर जाएगा। वे उस नदी से अधिक शक्तिशाली नहीं हैं, वे बस इसके लिए तैयार हैं। और तैयारी शक्ति का एक ऐसा रूप है जो केवल प्रतिक्रिया देने वाले लोगों को कभी नहीं मिलती, क्योंकि वे हमेशा मौजूदा बाढ़ का जवाब देने में इतने व्यस्त होते हैं कि वे अगली बाढ़ की तैयारी ही नहीं कर पाते। उसी तैयारी का मतलब अपनी सही स्थिति बनाना है। अपनी स्थिति बनाना प्रतिक्रिया देने की तुलना में एक बिल्कुल अलग सवाल पूछता है। प्रतिक्रिया यह पूछती है कि मैं अभी इस स्थिति को कैसे संभालूं। स्थिति बनाना यह पूछता है कि मैं आज से 6 महीने बाद कहां होना चाहता हूं और आज मुझे क्या करना चाहिए। न केवल इस क्षण को पार करने के लिए, बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि मेरी स्थिति और मजबूत हो, चाहे यह विशेष विवाद किसी भी तरह से क्यों न खत्म हो। वह दूसरा सवाल एक बिल्कुल अलग स्तर का है, और जब आप इसे लगातार पूछना शुरू करते हैं तो आपके काम करने का पूरा नजरिया ही बदल जाता है। व्यवहार में वह अंतर कुछ ऐसा दिखता है। जब कोई सक्रिय रूप से आपके खिलाफ काम कर रहा हो, आपके प्रभाव को सीमित करने, आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने या आपका रास्ता रोकने की कोशिश कर रहा हो, तो प्रतिक्रिया देने वाला सीधा भिड़ जाता है। वे उनकी हर चाल का जवाब देते हैं, वे जो कर रहे हैं उसे बेनकाब करते हैं और उनकी ऊर्जा की बराबरी करते हैं। ये प्रतिक्रियाएं उस पल में संतोषजनक लग सकती हैं, वे अल्पकालिक जीत भी दिला सकती हैं, लेकिन वे आपकी स्थिति नहीं बदलती। वे आपको एक ही जगह पर फंसाए रखती हैं, जहां आप अपनी ऊर्जा को कुछ ऐसा बनाने के बजाय विवाद पर ही खर्च करते हैं जो उस विवाद को महत्वहीन बना दे। स्थिति बनाने की प्रतिक्रिया अपनी जड़ से ही अलग होती है। अपनी ऊर्जा को सीधे उनसे लड़ने में लगाने के जड़ते बनाने बजाय आप इसे वह नींव बनाने में लगाते हैं जो आपको वास्तव में मजबूत बनाती है, इस बात से बिल्कुल स्वतंत्र कि वे क्या करते हैं। आप ऐसे वास्तविक कौशल और क्षमताएं बनाते हैं जो आपके मूल्य को उन तरीकों से बढ़ाते हैं जिन्हें आसानी से कमजोर नहीं किया जा सकता। आप राजनीतिक गणना के बजाय सच्चे भरोसे के आधार पर अपनी दुनिया के उन लोगों के साथ प्रामाणिक संबंध विकसित करते हैं जो मायने रखते हैं। आप खुद को उन दिशाओं और लक्ष्यों के साथ जोड़ते हैं जो लंबी अवधि में महत्वपूर्ण होते हैं, ताकि आपकी स्थिति लगातार बढ़ती रहे, चाहे आज कोई भी आपका विरोध कर रहा हो। समय के साथ यह रणनीति कुछ ऐसा उत्पन्न करती है जो लड़कर शायद ही कभी हासिल होता है। एक ऐसी मजबूत स्थिति जहां आपका विरोधी जो भी करता है उसका प्रभाव कम होने लगता है। उनके हमले एक ऐसी नींव पर पड़ते हैं जो इतनी ठोस हो चुकी है कि उसे हिलाया नहीं जा सकता, और उस बिंदु पर वह विवाद पूरी तरह से खत्म हो जाता है। इसलिए नहीं कि आपने एक लड़ाई जीत ली है, बल्कि इसलिए क्योंकि आप उस युद्ध के मैदान से कहीं बड़े हो गए हैं। प्रतिक्रिया देने वाले खिलाड़ी केवल कुछ पल जीतते हैं, अपनी स्थिति बनाने वाले खिलाड़ी पूरे युद्ध जीतते हैं। अगली बार जब आप पलटवार करने, अपनी बात साबित करने या मौजूदा बहस को जीतने का खिंचाव महसूस करें, तो रुकें और एक अधिक महत्वपूर्ण सवाल पूछें। क्या यह कदम मुझे वहां ले जाता है जहां मैं होना चाहता हूं, या क्या यह मुझे बिल्कुल वहीं रखता है जहां मैं क्लोज हूं? यदि यह आपको अटकाए रखता है तो अपनी स्थिति मजबूत करने वाला कदम खोजें कि आप अभी किस चीज का बचाव करने के बजाय अभी क्या नया बना सकते हैं, क्योंकि लंबे खेल में निर्माण करने वाले हमेशा लड़ने वालों से आगे निकल जाते हैं। और जब लोगों को यह महसूस होने लगता है कि आप उस स्तर पर काम कर रहे हैं
कि आपकी ऊर्जा किसी ऐसी चीज की ओर बह रही है जिसे वे बाधित नहीं कर सकते, तो उनके आपसे जुड़ने का तरीका बदल जाता है। वे आपको एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखना बंद कर देते हैं जिसे वे अस्थिर कर सकते हैं, और आपको एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखना शुरू कर देते हैं जिसके रास्ते में वे खड़े नहीं हो सकते। यह बदलाव वास्तविक है और यह स्थायी है। मैं चाहता हूं कि आप इस प्रतिज्ञान को टिप्पणियों में लिखें। मैं लंबा खेल खेलता हूं। छठा नियम, अपनी प्रतिष्ठा को अपने से आगे चलने दें। इससे पहले कि आप किसी कमरे, किसी परिस्थिति, किसी विवाद या किसी नए रिश्ते में कदम रखें, आपका एक रूप वहां पहले से मौजूद होता है। आपकी प्रतिष्ठा वहां सबसे पहले पहुंच जाती है। और कई मामलों में आपको मिलने वाला स्वागत, लोग जो अनुमान लगाते हैं और आपके एक भी शब्द बोलने से पहले वे जिस तरह से आपके पास आते हैं, यह सब आपके उस रूप की प्रतिक्रिया है। सीधे आपकी नहीं, बल्कि उस चीज की जो उन्होंने सुनी है, जिसे उन्होंने दूर से देखा है, और आपके आसपास के लोगों के व्यवहार को देखकर उन्होंने जो निष्कर्ष निकाले हैं। मैकियावेली ने इस पर बहुत गहराई से विचार किया था। उनका मानना था कि किसी भी नेता के लिए प्रतिष्ठा शक्ति के उन स्रोतों में से एक है जिनका सबसे कम उपयोग किया जाता है और जिसे सबसे ज्यादा गलत समझा जाता है। वह प्रतिष्ठा नहीं जो कोई व्यक्ति खुद अपने लिए बताता है। उन्होंने देखा कि वह तरीका लगभग हमेशा अपने इरादे से उल्टा प्रभाव ही पैदा करता है। जो लोग विश्वास हासिल करने के लिए अपनी ही ताकत के बारे में बात करते हैं, वे आमतौर पर असुरक्षित नजर आते हैं। जो लोग सीधे अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ावा देते हैं, वे अपने प्रयास को दिखा देते हैं, और साफ दिखने वाला प्रयास स्वाभाविक अधिकार की छाप को कमजोर कर देता है। असली प्रतिष्ठा का दावा नहीं किया जाता, इसे दूसरों के द्वारा देखा और फैलाया जाता है। यह इस बात से बनती है कि आपका लगातार किया गया व्यवहार आपके बारे में उन पलों में क्या कहता है जब आपको लगता है कि कोई ध्यान नहीं दे रहा है, और फिर यह उन लोगों के माध्यम से जो ध्यान दे रहे थे उन लोगों तक फैलती है जो आपसे अभी तक कभी नहीं मिले हैं। जब आप लगातार वही करते हैं जो आप कहते हैं कि आप करने जा रहे हैं, तो उस पर ध्यान दिया जाता है और उसकी चर्चा होती है। जब आप उन स्थितियों में भी शांत रहते हैं जो ज्यादातर लोगों को घबरा देती हैं, तो जो इसे देखता है वह किसी ऐसे व्यक्ति को बताता है जो वहां नहीं था। जब आप लोगों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करते हैं, तब भी जब ऐसा न करना ज्यादा आसान होता, तो वह आसान था कहानी का हिस्सा बन जाता है जो आपके नाम के साथ चलती है। जब आप दबाव में होने पर भी अपने उच्च आदर्शों से समझौता नहीं करते, तो जो लोग इसे देखते हैं वे उस अवलोकन को उस अगली बातचीत में ले जाते हैं जहां आपका नाम आता है। ये अवलोकन एक साथ जुड़ते जाते हैं। वे एक के ऊपर एक जुड़कर एक तस्वीर बनाते हैं, इस बात की एक जीती जागती तस्वीर कि आप कौन हैं, और वह तस्वीर ही आपकी असल प्रतिष्ठा है। वह नहीं जो आपने अपने बारे में घोषित किया है, बल्कि वह जो बहुत से लोगों ने स्वतंत्र रूप से देखा है और दूसरों को बताया है। अब यहीं पर यह दुश्मनों और प्रतिद्वंद्वियों के संबंध में सीधे तौर पर रणनीतिक बन जाती है। जब कोई यह सोच रहा होता है कि क्या आपके खिलाफ कोई कदम उठाया जाए, और जो लोग आप पर हमला करना चाहते हैं वे कुछ करने से पहले हमेशा किसी न किसी स्तर की गणना जरूर करते हैं। आपकी प्रतिष्ठा उस गणना का एक बहुत बड़ा हिस्सा होती है। वे आसपास पूछते हैं, वे देखते हैं कि दूसरे आपके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, वे सामाजिक माहौल का अंदाजा लगाते हैं। यदि उन्हें यह पता चलता है कि आपको एक समझदार, भरोसेमंद और सम्मानित व्यक्ति के रूप में देखा जाता है, कि आपके पास सच्चे विश्वास पर बने वास्तविक संबंध हैं, तो आप पर हमला करने की कीमत काफी बढ़ जाती है, क्योंकि अब वे केवल आपके खिलाफ नहीं आ रहे हैं, वे उस नजरिए के पूरे जाल के खिलाफ आ रहे हैं जो आपको घेरे हुए है, और यह एक बहुत ही डराने वाली चुनौती है। दूसरी ओर, यदि आपकी प्रतिष्ठा कमजोर है, यदि आपके आसपास के लोग यह नहीं बता सकते कि आप दबाव में कैसे इंसान हैं, या यदि आपके दावों और आपके कामों में साफ अंतर दिखाई देता है, तो वह कमजोर आधार आक्रामकता को निमंत्रण देता है, क्योंकि आपको चुनौती देने की कीमत कम होती है। सही तरीके से बनाई गई प्रतिष्ठा एक ऐसे कवच की तरह काम करती है
जिसे आपको कभी पहनना नहीं पड़ता। यह आपके चारों ओर लगातार मौजूद रहता है। यह तय करता है कि हर नया व्यक्ति आपके बोलने से पहले ही आपके पास किस तरह से आता है, और जो दुश्मन इसकी ताकत को महसूस कर लेते हैं वे अक्सर इस बात पर दोबारा विचार करेंगे कि क्या आपसे उलझना उस कीमत के लायक है। इस तरह की प्रतिष्ठा बनाने का एकमात्र तरीका सच्ची निरंतरता है। दिखावे वाली निरंतरता नहीं, बल्कि वह जो वास्तव में दिन प्रतिदिन वही व्यक्ति बने रहने से आती है जो आप बनना चाहते हैं, छोटे पलों में भी उतना ही जितना कि दिखने वाले पलों में। इसे शांति से बनाएं, इसे अपने कार्यों के माध्यम से बनाएं, और इसे वह काम करने दें जो खुद का कितना भी प्रचार कभी नहीं कर सकता। इस प्रतिज्ञान को टिप्पणियों में लिखें। मेरी प्रतिष्ठा मुझसे पहले चलती है। 7वां नियम, मनोवैज्ञानिक माहौल को नियंत्रित करें। आप जिस भी बातचीत का हिस्सा रहे हैं उसमें हमेशा कुछ ऐसा अदृश्य होता है जो काम कर रहा होता है, कुछ ऐसा जो यह तय करता है कि उस बातचीत के दौरान लोग कैसे सोचते हैं, कैसा महसूस करते हैं और कैसा व्यवहार करते हैं, बिना किसी के इसे नाम दिए या यहां तक कि होशपूर्वक इस पर ध्यान दिए बिना। यह वह मनोवैज्ञानिक माहौल है, वह भावनात्मक स्वर है, वह अंतर्निहित तरंग है जो उस जगह में दौड़ती है और यह तय करती है कि इसके अंदर का हर व्यक्ति जो हो रहा है उसे कैसे समझता है। आपने यह महसूस किया होगा, आप एक कमरे में जाते हैं और किसी के एक भी तनावपूर्ण शब्द बोलने से पहले ही तनाव महसूस कर लेते हैं, या आप किसी बातचीत में प्रवेश करते हैं और तुरंत अधिक स्थिर, अधिक स्पष्ट और अधिक सक्षम महसूस करते हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं उसमें ठहराव का एक ऐसा गुण है जो आपकी अपनी आंतरिक स्थिति को स्थिरता की ओर खींचता है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये माहौल तय किए जाते हैं और ये उस जगह पर मौजूद उन लोगों द्वारा तय किए जाते हैं जिनके पास सबसे अधिक आंतरिक स्पष्टता होती है। मनोवैज्ञानिक नियंत्रण का मैकियावेली का सिद्धांत सत्ता के बारे में उनकी सोच के सबसे गहरे तत्वों में से एक था। उनका मानना था कि सच्चा नेतृत्व जो अस्थायी आज्ञाकारिता के बजाय स्थायी प्रभाव पैदा करता है, वह मुख्य रूप से आदेशों या बल के माध्यम से व्यक्त नहीं किया जाता था। इसे उस माहौल को आकार देने की क्षमता के माध्यम से व्यक्त किया जाता था जिसमें घटनाएं घटती हैं, क्योंकि जो कोई भी माहौल को नियंत्रित करता है वह नियंत्रित करता है कि उस माहौल के अंदर की हर घटना को कैसे महसूस किया जाएगा, कैसे समझा जाएगा और उसका कैसे जवाब दिया जाएगा। यह कोई छोटी बात नहीं है। यह नियंत्रण के किसी एक स्पष्ट कार्य के बिना किसी बातचीत पर पूरी रणनीतिक पकड़ है। कुछ लोग अपने साथ अराजकता लेकर चलते हैं, हमेशा स्पष्ट रूप से नहीं। कभी कभी यह बहुत सूक्ष्म और निम्न स्तर की होती है। वे जिस भी माहौल में जाते हैं वहां एक हल्का सा तनाव पैदा कर देते हैं। वे अनिश्चितता को बढ़ाते हैं। वे यह भावना पैदा करते हैं कि कुछ अनसुलझा हमेशा हवा में तैर रहा है, और लगातार होने वाली उस अस्थिरता के माहौल में उनके आसपास के लोग थोड़े असंतुलित, थोड़े चिंतित रहते हैं, जो वास्तव में उस अराजकता लाने वाले को एक प्रकार का प्रभाव देता है। क्योंकि दिशाहीन लोग स्वाभाविक रूप से इस बारे में संकेतों के लिए अशांति के स्रोत की ओर देखते हैं कि इससे कैसे निपटा जाए। लेकिन अराजक प्रभाव के बारे में एक बात है, यह थका देने वाला होता है, यह कमजोर होता है और यह अंततः नाराजगी पैदा करता है। यह जो अधिकार पैदा करता है वह लगातार रखरखाव और लगातार नई अशांति पर निर्भर करता है। जैसे ही यह रुकता है प्रभाव खत्म हो जाता है। शांत अधिकार इसके बिल्कुल विपरीत है और यह कहीं अधिक टिकाऊ है। जब आप तनावपूर्ण माहौल में सबसे सच्चे और शांत व्यक्ति होते हैं, जो शांति का दिखावा नहीं करता बल्कि वास्तव में उसमें स्थित होता है, तो कुछ अद्भुत होता है। लोग आपकी ओर आकर्षित होने लगते हैं। तनाव या अनिश्चितता वाली किसी भी स्थिति में मनुष्य स्वाभाविक रूप से किसी स्थिर चीज के लिए सहारे की तलाश करते हैं। जब आप वह सहारा होते हैं, जब आपकी उपस्थिति शांत, आत्मविश्वास और स्पष्ट दिशा का संदेश देती है, तो लोग अनजाने में ही आपको अधिकार सौंप देते हैं। इसीलिए नहीं कि आपने इसे लिया था, बल्कि इसीलिए
क्योंकि आपकी उपस्थिति ने उन्हें जो कुछ भी हो रहा था उससे निपटने में अधिक सक्षम महसूस कराया। यह गतिशीलता सीधे उस व्यक्ति के खिलाफ काम करती है जो आपको अस्थिर करना चाहता है। ज्यादातर लोग नीचा दिखाने या उकसाने के लिए जिन हथकंडों का उपयोग करते हैं वे एक ही परिणाम पर निर्भर करते हैं। आपको भावनात्मक रूप से सक्रिय करना, आपको प्रतिक्रिया देने वाला रक्षात्मक घबराया हुआ या असंतुलित बनाना। वे हथकंडे उन लोगों के लिए बनाए गए हैं जिन्हें हिलाया जा सकता है। जब आपको वास्तव में हिलाया नहीं जा सकता, जब आपका मनोवैज्ञानिक माहौल स्थिर होता है और आप उस स्थिरता को हर बातचीत में ले जाते हैं, तो उन हथकंडों को पकड़ने के लिए कोई जगह नहीं मिलती। वे फिसल जाते हैं, वे बिखर जाते हैं और उन्हें काम करने के लिए जिस प्रतिक्रिया की जरूरत होती है उसके बिना वे पूरी तरह विफल हो जाते हैं। यह प्रभाव के सबसे गहरे रूपों में से एक है जिसे आप विकसित कर सकते हैं, क्योंकि इसमें किसी प्रत्यक्ष कार्रवाई की आवश्यकता नहीं होती है। इसके लिए बस कमरे में सबसे अधिक आंतरिक रूप से शांत व्यक्ति होने की आवश्यकता होती है। आप वहां तक कैसे पहुंचते हैं? इसकी शुरुआत आपकी आंतरिक नींव से होती है। आप असली अराजकता की जगह से सच्ची शांति नहीं दिखा सकते। जो भी अभ्यास आपकी आंतरिक स्थिरता का निर्माण करते हैं, वे आदतें जो आपको अपनी भावनात्मक स्थिति को नियंत्रित करने, अपनी सोच को स्पष्ट करने और दिशा की अपनी मूल भावना के साथ फिर से जुड़ने में मदद करती हैं। वे व्यक्तिगत विलासिता की चीजें नहीं हैं, वे रणनीतिक निवेश हैं, क्योंकि वे आपके अंदर जो स्थिरता बनाते हैं वही आपके प्रवेश करने वाले हर माहौल में बाहर की ओर फैलती है। वहां से यह आपकी शारीरिक उपस्थिति के बारे में है, आपके आगे बढ़ने की गति, आपकी सांसों की गहराई, आपकी नजर की स्थिरता, आपके बोलने का सोच समझकर किया गया तरीका। ये संकेत शब्दों से भी तेज यात्रा करते हैं। कोई भी सचेत निर्णय बनने से पहले वे आपके आसपास के सभी लोगों के तंत्रिका तंत्र में दर्ज हो जाते हैं। जब वे संकेत लगातार कहते हैं कि मैं यहां हूं, मैं स्थिर हूं, मैं जानता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं, तो पूरा कमरा उसी के अनुसार प्रतिक्रिया देता है। माहौल बदल जाता है। आपको बातचीत पर हावी होने की जरूरत नहीं है। आपको उस जगह के किसी भी अन्य व्यक्ति की तुलना में तेज आवाज वाला, अधिक मुखर या अधिक आक्रामक होने की जरूरत नहीं है। आपको बस आंतरिक रूप से सबसे अधिक शांत होने की जरूरत है, क्योंकि किसी भी समूह में सबसे शांत व्यक्ति स्वाभाविक रूप से बाकी सभी के लिए माहौल तय करता है। वे माहौल को नियंत्रित करते हैं और माहौल के माध्यम से वे इसके अंदर होने वाली हर चीज को आकार देते हैं। आपके दुश्मन इसे समझने से पहले ही महसूस कर लेते हैं। उन्हें लगता है कि सामान्य हथकंडे अपने निशाने पर नहीं लग रहे हैं, कि आपके साथ उलझने में कुछ ऐसा है जो उनकी उम्मीद से अलग लगता है, और वह उलझन और खुद को फिर से तैयार करने की वह कोशिश अनजाने में मिलने वाले सम्मान की बिल्कुल शुरुआत होती है। 7 सबक, 7 बदलाव, और उनमें से हर एक उसी एक मौलिक सत्य की ओर इशारा करता है। अपने दायरे को नियंत्रित करें, दूसरों के बनाए किस्सों के अंदर काम करना बंद करें और हर बातचीत में अपनी खुद की वास्तविकता तय करना शुरू करें। रणनीतिक उदासीनता का प्रयोग करें। इस बात को पहचानें कि कमरे में सबसे शांत और बेफिक्र व्यक्ति लगभग हमेशा रणनीतिक रूप से सबसे अधिक शक्तिशाली होता है। लोगों को अपना असली चेहरा दिखाने दें। धैर्य कोई निष्क्रियता नहीं है, यह सक्रिय रूप से जानकारी जुटाना है, जो जानकारी का वह फायदा बनाता है जिसे जल्दबाजी में किया गया सामना नष्ट कर देता है। एक ऐसा शिकार बने जिसे निशाना बनाना मुश्किल हो। अपनी कमजोरियों की रक्षा करें। आप जो दिखाते हैं उसे प्रबंधित करें और इस तरह का शांत व्यवहार विकसित करें जो विरोधियों को संकेत दे कि आप जीतने के लिए कोई आसान जमीन नहीं है। प्रतिक्रिया से हटकर स्थिति बनाने की ओर बढ़ें। मौजूदा पल से लड़ना बंद करें और एक ऐसे भविष्य के निर्माण की दिशा में काम करना शुरू करें जहां इस विवाद का आप पर कोई वास्तविक प्रभाव न हो। प्रतिष्ठा को अपने से आगे चलने दें। आपकी सबसे टिकाऊ सुरक्षा वह नहीं है जो आप अपने बारे में कहते हैं, बल्कि वह है जो आपके लगातार अच्छे व्यवहार ने दूसरों को आपके बारे
में कहने के लिए मजबूर किया है और मनोवैज्ञानिक माहौल को नियंत्रित करें। क्योंकि जो कोई भी किसी जगह का भावनात्मक स्वर तय करता है, वह सत्ता के बारे में एक भी शब्द कहे बिना उसके अंदर की हर बातचीत को आकार देता है। अब यह सबसे महत्वपूर्ण बात है जो मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो से अपने साथ ले जाएं। सम्मान शायद ही कभी लड़ाई झगड़े से आता है। उस एक वाक्य में उससे कहीं अधिक व्यावहारिक सच्चाई है। जितनी ज्यादातर लोग सालों तक यह पता लगाने की कोशिश में पाते हैं कि उनके रिश्ते और सत्ता के समीकरण कभी क्यों नहीं सुधरते। लोग सामना करने, साबित करने, बचाव करने और लड़ने में बहुत अधिक ऊर्जा खर्च करते हैं, और वे हैरान होते हैं कि सम्मान कभी पक्का क्यों नहीं होता। ऐसा इसलिए है क्योंकि सम्मान शोर से पैदा नहीं होता। यह उस चीज से पैदा होता है जिसे लोग उस शोर के नीचे महसूस करते हैं। जब लोग रणनीतिक नियंत्रण को महसूस करते हैं, जब उन्हें लगता है कि आप 3 कदम आगे की सोच रहे हैं, जबकि वे केवल वर्तमान पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि आपके पास एक ऐसी नींव है जिस तक वे आसानी से पहुंच नहीं सकते या उसे अस्थिर नहीं कर सकते, कि आप सतह पर दिखने वाले खेल से कहीं अधिक लंबा और गहरा खेल खेल रहे हैं, तो उनके आपसे जुड़ने के तरीके में कुछ बदल जाता है। वे हमेशा इसे समझा नहीं सकते, लेकिन उनका व्यवहार इसे दर्शाता है। सत्ता के बारे में मैकियावेली की सबसे गहरी समझ वास्तव में रणनीति या हथकंडों के बारे में बिल्कुल नहीं थी। यह इस बारे में थी, जो व्यक्ति वास्तव में समझता है कि सत्ता कैसे काम करती है, उसे शायद ही कभी इसे साबित करने की जरूरत होती है, क्योंकि इसका सबूत उनके कहने में नहीं है। इसका सबूत हर बातचीत, हर फैसले, अराजकता के बीच शांति के हर पल और स्थिति मजबूत करने वाले हर उस कदम में है जो विपक्ष को यह एहसास कराता है कि वे किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ खेल रहे हैं जो एक अलग ही स्तर पर काम कर रहा है। किसी भी विवाद में सबसे सम्मानित व्यक्ति लगभग हमेशा वही होता है जो अधिक गहराई का खेल खेलता हुआ प्रतीत होता है। अधिक शोर वाला नहीं, बल्कि अधिक गहराई वाला। इनमें से किसी एक सिद्धांत के साथ शुरुआत करें जो भी सीधे तौर पर उस चीज से जुड़ा हो जिसका आप अभी सामना कर रहे हैं। इसे पूरे इरादे के साथ लागू करें। देखें कि आपके आसपास के लोगों के व्यवहार में क्या बदलाव आता है, और जब आप तैयार हों तो वापस आएं और अगले सिद्धांत में गहराई से उतरें, क्योंकि यह एक बार का बदलाव नहीं है। यह इस दुनिया में आगे बढ़ने का एक तरीका है, और जो लोग पूरी तरह से इसके प्रति प्रतिबद्ध होते हैं, जो इन सिद्धांतों को सिर्फ जानने के बजाय उन्हें अपने वास्तविक व्यक्तित्व का हिस्सा बना लेते हैं, उन लोगों को कभी किसी से सम्मान मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। वे बिना एक भी शब्द कहे इसे हासिल कर लेते हैं। ज्यादातर लोग अपना पूरा जीवन गलत लोगों से गलत तरीके और गलत रणनीति का उपयोग करके सम्मान पाने की कोशिश में बिता देते हैं, और यह एक दर्दनाक विडंबना है कि आप जितनी बेताबी से कोशिश करते हैं, सम्मान उतनी ही तेजी से हाथ से फिसल जाता है। एक पल के लिए इस पर विचार करें। आपने इसे देखा है, शायद आपने इसे जिया भी है। आप और अधिक प्रयास करते हैं, आप और अधिक स्पष्टीकरण देते हैं, आप उनके सामने और अधिक उपस्थित होते हैं, आप और अधिक देते हैं, आप और अधिक झुकते हैं, और दूसरी तरफ का व्यक्ति, चाहे वह आपका दुश्मन हो, प्रतिद्वंद्वी हो, या वह इंसान जो स्पष्ट रूप से आपका भला नहीं चाहता, वह बिल्कुल नहीं पिघलता। वे और अधिक दुस्साहसी हो जाते हैं। वे आपको और अधिक दबाते हैं, क्योंकि आपने उन्हें जो दिखाया वह आपकी ताकत नहीं थी। आपने उन्हें एक शिकार दिखाया था। दुश्मन उस व्यक्ति का सम्मान नहीं करते जो इसे पाने के लिए सबसे ज्यादा कोशिश करता है। वे उस व्यक्ति का सम्मान करते हैं जिसे इसकी सबसे कम जरूरत महसूस होती है। यह कोई प्रेरणादायक सुविचार नहीं है। यह एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है, एक ऐसा सिद्धांत जिसे निकोलो मैकियावेली ने 5 शताब्दी पहले इतनी ठंडी और निर्मम स्पष्टता के साथ लिखा था, जिसने उनके काम को तब भी विवादित बनाया था और आज भी लोगों को असहज कर देता है। क्योंकि मैकियावेली ने यह नहीं लिखा कि दुनिया को कैसे चलना चाहिए, उन्होंने यह लिखा कि दुनिया वास्तव में कैसे चलती है। उन्होंने इस बारे में लिखा कि लोग वास्तव में किस चीज पर प्रतिक्रिया देते हैं, उस पर नहीं
जो वे कहते हैं, बल्कि उस पर जो उन्हें व्यावहारिक स्तर पर प्रभावित करता है। संघर्ष के समय लोग दयालुता का सम्मान नहीं करते, इसलिए नहीं कि दयालुता कमजोर होती है, बल्कि इसीलिए क्योंकि सत्ता के खेल में लगातार नरमी दिखाना यह संकेत देता है कि आपको दबाया जा सकता है। और लोग, विशेष रूप से वे जो आपके खिलाफ काम कर रहे हैं, आपको तब तक दबाते रहेंगे जब तक उन्हें यह संकेत मिलता रहेगा। लेकिन इस समीकरण का एक दूसरा पहलू भी है, और वह भी उतना ही महत्वपूर्ण है। दुश्मन आपके आक्रामक रूप का भी सम्मान नहीं करते, कम से कम कोई सच्चा और स्थायी सम्मान तो बिल्कुल नहीं। जब आप हर उकसावे पर गुस्से से प्रतिक्रिया करते हैं, जब आप जोर से और चिल्लाकर लड़ते हैं, तो असल में आप उन्हें अपना नियंत्रण सौंप रहे होते हैं। आप यह साबित कर रहे होते हैं कि वे आपको हिला सकते हैं, कि सही शब्दों, सही कार्यों और सही कमजोर नस को दबाकर वे आपकी मानसिक स्थिति को पूरी तरह से बदल सकते हैं। यह आपका वर्चस्व नहीं है, यह आपकी निर्भरता है। तो फिर लोग वास्तव में किस चीज का सम्मान करते हैं? वे मनोवैज्ञानिक बढ़त का सम्मान करते हैं,